हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12th फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम 7 बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों को बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं। तो इनको आज हम अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी नियम हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम है कूलाम का नियम। पहले चैप्टर है और पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको जरूर तैयार करना है। तो कूलाम का नियम होता क्या है पहले वो समझते हैं। तो पहले एक बात, थोड़ी सी बात सिंपल बात में समझते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं और एक बिंदु पर आवेश Q1 है, एक बिंदु पर आवेश Q2 है और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात क्या है। दो बिंदु आवेश के हैं Q1 व Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो चलिए वही देख लेते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2, इनके मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी क्या, सिंपल सी बात है समझे कि जो बल है, ठीक है, जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 Q2 के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इनकी बीच की दूरी क्या है r। तो बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2। अगर हम दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखें, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखें, संयुक्त रूप से लिखने पर तो कैसे लिखा जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर मिलाकर लिख दिया हमने। तो ठीक है, हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 बटे Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ K क्या होगा आपका एक नियतांक होगा, जहाँ K नियतांक है और K का मान आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, K क्या है नियतांक है। तो K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं जिसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 नियतांक का मान होता है। यानी इसकी मात्रा की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ये नियतांक यानी अनुक्रमानुपातिक नियतांक का मान हो जाता है। अगर तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपका यहीं पर कूलाम का नियम समाप्त हो जाएगा, नहीं तो अगर आप ये मान रखना चाहो K की जगह तब क्या होगा आपका, तब होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर ये भी नहीं चाहते आप तो या आप लिख सकते हो कि 1/4 पाई की जगह मान रख सकते हो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, किसके लिए, कूलाम का नियम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कूलाम का नियम क्लियर है। चलिए तो अब अगला नियम देख लेते हैं, जो कि अगला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए गॉस का नियम, गॉस प्रमेय कह सकते हैं या गॉस का नियम कह सकते हैं। तो गॉस नियम क्या होता था, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, ठीक है, फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई किसकी, फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, जो आवेश यानी Q का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। यानी इसे अगर लिख सकूँ तो फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। कोई बंद पृष्ठ हो, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस का नियम कहलाता है। ठीक है, अब नियम नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। ठीक है, पेपर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। तो
ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि स्थिर रहे, यानी इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर, तथा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यानी क्या होता है, जो विभवांतर होता है, विभवांतर क्या होती है, चालक में प्रवाहित धारा एक दूसरे के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आर आई हो जाएगा, जहाँ आर क्या होता है, आर एक क्या होता है, नियतांक बोलते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाता है। या तो आप ऐसा रख सकते हो, या आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा, ये भी ओम का नियम होता है। और इसे आर को आप वैद्युत प्रतिरोध भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। सिंपल सी भाषा हो जाएगी कि नहीं, कि क्या होगा, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आर आ जाता है। आर क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध भी कह सकते हैं। चलिए अब तो नियम नंबर देख लेते हैं 4। नियम नंबर 4 है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। और सबसे अगर आप चाहो तो इस चैप्टर के यानी फिजिक्स के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे होते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, दोनों नियम होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होंगे, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। तो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम जिसे हम संधि नियम या धारा नियम भी कहते हैं, तो क्या है, तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में कोई भी संधि है, कोई संधि O है, और इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग यानी सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0, यानी समस्त धाराओं का योग क्या होता है, सिग्मा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, उनका योग क्या होता है, शून्य होता है, कि बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। अगर मान लेते हैं, माना कोई संधि O है और इस पर मिलने वाली धाराएं I1 I2 I3, माना क्या है, माना संधि क्या है, मान लेते हैं संधि O है और जिसमें मिलने वाली धाराएं, जिसमें मिलने वाली धाराएं क्या क्या हो जाएंगी, कितनी देखिए कि I1 I2 I3 I4 तथा I5 है, ठीक है, मिलने वाली सब धारा क्या है, I5 है। तो क्या पढ़ा है, फिर चिन्ह के आधार पर होती है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर चिन्ह के हिसाब से देखते हुए कि जो धारा जो I1 और I2 कहाँ पर जा रहे हैं, संधि की ओर जा रहे हैं, तो कैसे हो जाएंगी, I1 प्लस I2, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक। जैसे I3 I4 बाहर जा रही हैं तो I3 प्लस माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या होता है, शून्य होता है इनका योग। अगर हम क्या करें, इन तीनों को ये निकाल कर उस साइड कर दे, प्लस की हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा उस फॉर्मूला कि I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्रथम नियम हो जाएगा, संधि का प्रथम नियम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो अगला नियम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो द्वितीय नियम बोलते हैं लूप नियम अथवा बोल्टता नियम भी कहते हैं इसे। तो द्वितीय नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कितने नाम सुने, एक धारा और प्रतिरोध गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, उसमें उसके बंद पास में लगने वाले विद्युत भाग बल यानी E के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी हो क्या जाता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई विद्युत भाग बल यानी I1 इंटू कोई IR, कोई भी संगत प्रतिरोध है, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध IR बराबर यानी ले सकते हैं सिग्मा IR लिख सकते हैं, सिग्मा IR बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा E हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है कि संगत प्रतिरोधों का धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है, उस बंद पास में लगने वाले विद्युत भाग बल के योग के बराबर हो जाता है, कि विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है।
ठीक है। तो अगर आपकी और आगे इसके पास लिखना चाहो तो इसमें देखिए बंद पास, कितने बंद पास हैं आप लिख सकते हो कि ए बी, अगर चाहो तो सी डी और ई एफ आप ये बंद पास मान लेते हो। पहला बंद पास क्या होगा आपका, ए बी सी डी एक पहला बंद पास होगा। तो अगर बंद पास किसके लिए, एक के लिए बात करें तो पहले क्या होगा, इसके लिए अगर बात करें तो धारा क्या है I1 है, प्रतिरोध क्या है इसके लिए R1 है। और इसी प्रकार आप ऐसे चलते चाहिए, आइए ऐसे चलते जाएंगे तो देखो जो धारा की विपरीत दिशा में है तो क्या लगा दी माइनस। देखो एक धारा यहाँ से जा रही है, दूसरी दिशा कैसी है, यहाँ पर अलग है, ठीक है, दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो ऐसी अगर यहाँ से घूम के ऐसी आती तो ये कैसे चल रहे होते, एक ही दिशा में चल रहे होते, लेकिन अब इनकी दिशा कैसी है, विपरीत है, तो माइनस लगा देते हैं। इसी प्रकार दूसरी देखिए, दूसरी धारा क्या होगी, I2 होगी, तो उसके संगत प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा, बराबर किसके बराबर होंगे कि E1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि जो E1 है माइनस क्या लिख देंगे आप, E2, ऐसे पास में चलेंगे तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और क्या हो जाएंगे E1 माइनस E2, पहले बंद पास के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरे पास के लिए बात की जाए तो अब यहाँ से इसको मान लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा, ए बी ई एफ मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कि पहले तो वही बात कि आई क्या हो जाएगा कि I1, सॉरी क्या है, तो इसमें क्या कह दिया है कि I2 है, सॉरी I2 है और R2 है। तो I2 R2 अब क्या है, देखिए इनकी दिशा अगर इनको लेके चलेंगे अब तो ये कहाँ जाएंगे, एक ही दिशा में, यहाँ से देखिए दिशा घूम रही है तो चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगी कि I, इसके लिए क्या है प्रतिरोध, I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध क्या है इसका, R3 है कि नहीं, संगत प्रतिरोध क्या है इसका, R3 है, बराबर किसकी हो जाएगी, क्योंकि केवल विद्युत वाहक बल इसमें क्या लग रहा है, E, ठीक है, क्या है E2 है, क्या है, तो E2 है, तो यहाँ पर लग देंगे आप कि E2 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप नहीं तो 3 ले देते हैं, तो E2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरे बंद पास के लिए। तो क्लियर है, ये हो जाएगा आपका द्वितीय नियम हो जाएगा। फिर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इस नियम के क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा गिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। यानी सिंपल सी बात होगी कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ही डेल्टा B इंटू क्या होगा, डेल्टा L, किसके समाकलन, किसी लंबाई के अनुदिश, बात है लंबाई के लिए अनुदिश सीमा के किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होगा, समाकलन B इंटू डेल्टा L बराबर किसके होता है, उसके समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है, यानी I इंटू क्या हो जाता है म्यू, या म्यू I लिख सकते हो, ठीक है, या लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो कि समाकलन B इंटू डी एल बराबर म्यू I हो जाता है। ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन नेट उस समापथ द्वारा गिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। और इसको सिद्ध किया जाता है, तो इसको जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला होता है वो उसको सिद्ध कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या हो जाता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। ये हो जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 6 है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो जिसके 2 नियम हैं। पहला नियम पढ़ेंगे तो किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर d∅dt के समानुपाती होता है। यानी एक विद्युत वाहक बल का मान माइनस ऋणात्मक दर यानी d∅dt के समानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है, फैराडे का प्रथम नियम कि यदि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, वही हो जाएगा d∅dt के समानुपाती होता है। तो E बराबर माइनस d∅dt हो जाएगा। ये प्रथम नियम हो जाएगा। द्वितीय नियम की बात की जाए तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। पेपर में अगर लेंज का नियम लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर है हमारा, यानी नियम नंबर हमारा 7 है और 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है।
तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो क्या करेंगे कि फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम फ्लेमिंग की बाएं हाथ की अंगूठे और उसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैला दें कि सामने की उंगली चुंबकीय क्षेत्र के सामने, बीच की उंगली विद्युत धारा के सामने और अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये क्या कहलाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है। कैसे? बाएं, देखो बाएं में क्या होता है? बाएं बल, ठीक है, और विद्युत धारा। देखो नियम याद करने का नियम, इसमें बाएं बल विद्युत धारा, तो क्या होगी? सामने के लिए चुंबकीय क्षेत्र तो पता है वैसे सब में होगा, दाएं में और बाएं में क्या होता है, इसे दाएं नियम भी पढ़ लेना आप। तो दाएं में सब में एक होता है, लेकिन विद्युत धारा और बल किस पर काम करता है? बाएं हाथ के नियम पर। और दाएं में क्या होता है? गति और प्रेरित धारा के लिए दाएं का नियम लगता है। तो यह हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच की उंगली धारा की दिशा में तथा अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रकट करे, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।